हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्निंग शो में। आज आप देखेंगे संधारित्र के बारे में। चलिए देखिए, अब हमारा है संधारित्र। संधारित्र का मतलब होता है कि ये एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें चालक के बिना उसके आकार को परिवर्तित किए उसके आवेश को क्या किया जाता है संचित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। कि एक ऐसा समायोजन होता है संधारित्र जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तित किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा जो होती है उसको क्या किया जाता है, संचित की जा सकती है। यही कहलाती है हमारा संधारित्र, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर सिंपली यदि बताना है तो आप यही कहेंगे कि संधारित्र हमारा एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उसके सभी आवेशों को क्या किया जा सके, संचित किया जा सके। उसी को आप संधारित्र कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब संधारित्र की जो क्या क्या सिद्धांत होती हैं, किस आधार पर ये काम करता है, उसकी प्रिंसिपल कहा जाता है ये, और उसकी क्या उसकी धारिता होती है, ये हमें बतानी है। ठीक है। तो संधारित्र में ये सिंपल होता है कि जब किसी चालक को, ठीक है, जब किसी आवेशित चालक को उसके अन्य किसी चालक के पास क्या करते हैं, ले जाते हैं, तो उसका विभव क्या होता है, कम हो जाता है। कैसे कम होगा कि जब किसी आवेशित चालक के समीप एक अन्य अनावेशित चालक रख दिया जाता है तो उसका विभव कम हो जाता है। ये इसका सिद्धांत है। मतलब कोई एक ऐसा चालक आपने लिया है जिसमें आवेश हैं और उसके करीब में एक और चालक लेके आएंगे जिस पे कोई आवेश नहीं है। ठीक है। वो उसके पास ले आके रख देते हैं तो उसका विभव क्या होता है, जो आवेशित चालक होता है उसका विभव कम हो जाता है। ठीक है। तो जब विभव कम होगा तो धारिता क्या होगी, विभव कम होगा तो उसकी धारिता बढ़ेगी। ठीक है। अब कह रहा है यदि अनावेशित चालक को, मतलब एक तो आपने चालक ले लिया, एक चालक, मान लिया आपने एक चालक ले लिया, एक प्लेट ए ले लिया, मान लिया प्लेट ए ले लिया, और दूसर का यदि आप प्लेट ले रहे हैं तो इस वाले प्लेट को, ये बी वाला प्लेट है, तो ये वाला प्लेट क्या किया है, यदि ज़मीन से जोड़ दिया, ज़मीन से जोड़ दे तो उसका विभव और भी कम हो जाता है। ठीक है। यानी कि जो आवेशित वाला चालक तो हमारा कौन सा है, ये है प्लस क्यू वाला, और जब किसी भी चालक पर जब उसको आवेश दिया जाता है तो उसका आवेश जो होता है पूरे पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। ठीक है। तो ये पूरे पृष्ठ पर वितरित हो गया, तो जब ये उसके करीब में हम एक दूसरा कोई बिना आवेशित वाला चालक लेकर के आते हैं और तो उसका विभव कम हो जाता है। लेकिन जब उसको लेके आए तो, लेकिन उसके बावजूद हम क्या कर दिए, उस प्लेट को अब किससे जोड़ दें, ज़मीन से जोड़ दें, तो उसका विभव और भी कम हो जाता है। किसका विभव, इस प्लेट ए का विभव और भी कम हो जाता है। ये ध्यान रखना है। तो यही लिखा हुआ है कि यदि अनावेशित चालक को भू संपर्कित करें तो विभव और भी कम हो जाता है। ठीक है। अब कह रहा है जब विभव और भी कम हो जाएगा तो उसके फलस्वरूप आवेशित चालक की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है कि C बराबर होता है Q/V। इसका मतलब जितना किसी भी चालक का जितना ही विभव कम होगा उसकी धारिता उतने ही अधिक होगी। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये होता है। अब है यदि चालक प्लेट ए को Q आवेश से आवेशित करें, चालक Q है, चालक प्लेट ए है, इसको Q आवेश दे दिया जाए तो इसका आवेश क्या होता है, एक समान रूप से पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। देखिए आपने प्लस Q प्लस 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 सारे आवेश क्या कर दिए, वितरित कर दिए प्लेट ए को यदि Q आवेश से आवेशित करते हैं तो। इसी तरीके से यदि प्लेट ए के निकट, प्लेट ए के निकट कोई अन्य आवेश क्या करें,
प्लेट ए के निकट कोई अन्य आवेश जो होता है जो आवेशित नहीं है उसको यदि स्थापित कर दें तो उसका जो प्लेट बी का जो आवेश होगा वो क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ ऋणात्मक और बाहर की ओर धनात्मक हो जाएगा। अंदर की तरफ ऋणात्मक और बाहर की ओर धन आवेश हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। ठीक ना, तो यही लिखा हुआ है, यदि प्लेट ए के निकट समान आकार का अनावेशित एक अन्य चालक बी स्थापित करें तो स्थिर विद्युत प्रेरण प्लेट बी के आंतरिक सतह पर -q आवेश तथा बाहरी सतह पर +q आवेश उत्पन्न होता है। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि जो प्लेट बी है, ये हमारा प्लेट बी है, ये क्या हो रहा है, प्लेट बी वाला हमारा अंदर की तरफ -q आवेश हो जा रहा है और बाहर की ओर +q आवेश हो जा रहा है। किसके वजह से, स्थिर विद्युत प्रेरण के वजह से बी के आंतरिक सतह पर माइनस, क्योंकि प्लेट ए वाला क्या है, धन आवेश है, तो इसलिए बी वाले को ऋण आवेश की तरफ प्रेरित कर देता है। अब कह रहा है कि इससे ये पता चल रहा है कि जो प्लेट बी का जो ऋण आवेश है, प्लेट बी का जो ऋण आवेश है वो प्लेट ए के विभव में क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। प्लेट ए के विभव में क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, क्योंकि ये खींचना शुरू कर देता है। तो इसीलिए ये मानिए कि जो प्लेट बी का जो ऋण आवेश है, प्लेट बी का ऋण आवेश है, ये प्लेट ए के विभव में क्या कर रहा है, कमी करता है। तो ये चीज़ आपको जानना है। अब हमारा है कि अब हमारा जो प्लेट बी है, इसका जो धन आवेश होता है वो प्लेट ए के विभव में वृद्धि करने की कोशिश करता है, क्योंकि देखिए ये जो धन आवेश होता है ये प्लेट ए के विभव में क्या करता है, वृद्धि करने की कोशिश करता है, यानी कि प्लेट ए के विभव में वृद्धि करता है। ठीक है, इस तरीके से ये संधारित्र की धारिता जो होता है वो इतना हमारा हो जाता है। अब अगला कंडीशन क्या आता है, अब देखेंगे। उससे पहले एक बार और आप रिवाइज कर लीजिए कि संधारित्र का मतलब होता है कि एक ऐसा समायोजन जिसमें किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए आवेश की पर्याप्त मात्रा को क्या करें, संचित की जा सके, संधारित्र कहलाती है। और संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है कि कोई भी आवेशित चालक है उसके समीप में बिना आवेशित वाला कोई चालक लेते हैं तो आवेशित चालक का विभव में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ये हमारा है। अब कह रहा है जो अनावेशित चालक है उसको यदि जमीन से जोड़ दें तब और भी कम हो जाता है। क्या कम हो जाएगा, प्लेट ए की जो वो धारिता कर रहे हैं, प्लेट ए की जो वो क्या बोलते हैं, प्लेट ए की जो विभव होगा और भी कम हो जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है कि मतलब जब विभव कम होता है किसी भी चालक की, जब विभव कम होती है तो उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि विभव क्या है, यहाँ व्युत्क्रमानुपाती होता है उसके धारिता के। ये देखें, ये C बराबर होता है Q/V। तो अब कह रहा है कि यदि चालक जो प्लेट ए है उसको Q आवेश से आवेशित करें, ठीक है, प्लेट ए जो है हमको Q आवेश से आवेशित करें तो यह हमारा क्या होता है, उसके संपूर्ण पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। कौन, आवेश। तो किसी भी प्लेट पर जब आप आवेशित करते हैं तो पूरे प्लेट पर क्या होता है, वो एक समान रूप से फैल जाता है। अब कह रहा है कि यदि प्लेट ए के निकट में मान लीजिए फैल गया, तो अब प्लेट ए के निकट कोई बिना आवेशित का कोई प्लेट बी ले जा करके वहाँ रख दीजिए, तो उसके प्रेरण के वजह से, ठीक है, विद्युत प्रेरण के कारण प्लेट ए की जो आंतरिक सतह होगा उस पर -q आवेश हो जाएगा और बाहर वाले सतह पर +q आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब कह रहा है जिसके वजह से प्लेट ई की जो ऋणावेश है वो प्लेट बी की जो ऋणावेश है वो प्लेट ए के ऋणावेश के विभव को क्या करता है, कमी करता है,
और जो धन आवेश है वो प्लेट ए के विभव में वृद्धि करता है। ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए देखिए, अब हमारा था ये चित्र जो पिछले वाले में नहीं बन पाया था। इसमें देखिए चित्र में है जो प्लेट ए था, इस पर प्लस क्यू आवेश जब दिया गया था तो इसके क्या हो गया, आवेश चारों तरफ इसके आवेश क्या हो जाते, फैल जाते हैं। और जब प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो उसके करीब में कोई बिना आवेशित वाला प्लेट बी जब रखा जाता है तो प्लेट बी जो होता है प्लेट ए के विभव को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो यही प्लेट जो हमारा बी है इसके आंतरिक आवेश जो होते हैं वो माइनस हो जाता है, और यही माइनस आवेश क्या करता है, इसके आवेश को विभव को, प्लेट ए के विभव को कम करता है। और ये जो धन आवेश है यानी कि प्लेट बी के जो बाहरी आवेश हमारा दिया हुआ है वो क्या करता है, धन आवेश, ये प्लेट ए के विभव को वृद्धि करता है। अब हम ले लेते हैं कि मान लिया कि ये जो प्लेट आप लिए हुए हैं प्लेट ए को, प्लेट ए के समीप में कोई बिना आवेशित वाला प्लेट बी लिया जाता है करीब में, तो ये प्लेट बी को क्या किया जाए, भूमि से लगा दिया जाए, भूमि से जोड़ दिया जाए। तो उस कंडीशन में क्या स्थिति होती है, तो कह रहा है कि जो धन आवेश इसका होता है वो क्या होता है, भूमि से लगने से धन आवेश वो निरस्त हो जाता है, क्योंकि ज़मीन का क्या होता है, ऋण आवेश होता है, और ये इसका बाहर का क्या धन आवेश है, तो ये क्या करता है, इसको निरस्त कर देता है। और इस तरीके से प्लेट का जो आंतरिक ऋण आवेश होता है वो और क्या कर देता है, प्लेट के बीच में और अधिक कमी कर देता है। यानी कि ऋण आवेश था ही वो, और बाहर की तरफ धन आवेश है, तो धन आवेश जो बेचारा और जोड़ रहा था उसको पृथ्वी और खींच ली और कम हो गया। तो इसका मतलब जो प्लेट विभव होगा, प्लेट बी का विभव और अधिक कमी उसमें आ जाएगी। अब क्या करते हैं, और जितना ही उसमें प्लेट के विभव में कमी आएगी उतना ही उसकी धारिता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि यदि किसी संधारित्र के प्लेट पर क्यू आवेश है और उस पर आवेशित करने के मध्य में विभवांतर क्या है, भी है, तो उसके संधारित्र की धारिता सी बराबर क्या होता है, क्यू बटे बी हो जाता है। एक बार फिर से देखिए, यदि किसी संधारित्र की प्लेट को प्लस क्यू आवेश से आवेशित यानी क्यू आवेश से आवेशित करने पर प्लेट ए के मध्य विभवांतर भी है, तो संधारित्र की धारिता सी बराबर क्यू बटे भी हमारा हो जाता है। इस तरीके से ये हमारा संधारित्र की जो धारिता होती है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, अब हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर। यानी कि इसमें क्या होता है कि समांतर प्लेट यानी कि दो समांतर प्लेट इसमें लगी रहेंगी, जिनके बीच में या तो वायु रहेगा या फिर निर्वात की कंडीशन रहेगी, नहीं तो फिर कोई परावैद्युत इसमें रहेगा। ठीक है, तो इसमें करते क्या है कि दो प्लेट लेते हैं, एक P1 प्लेट लेते हैं, एक P2 प्लेट लेते हैं। ये जो प्लेट है P1 और P2, इनके दोनों के मध्य बहुत कम दूरी रहता है, और इनका जो क्षेत्रफल होता है इस प्लेट P1 का और प्लेट P2 का, इसका क्षेत्रफल क्या रहता है, समान रहता है, और समान आकार का ये आयताकार रहता है। ठीक है, तो हम लिखते कैसे हैं कि कह रहा है कि इसमें धातु की दो समान आकृति एवं क्षेत्रफल की चालक प्लेटों को परस्पर अल्प दूरी पर और समांतर व्यवस्थित किया जाता है, इनके बीच वायु और निर्वात या परावैद्युत भरा जाता है। ये हमारा समांतर प्लेट का कंडीशन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मान लेंगे कि जो समांतर प्लेट ली है संधारित्र, इसका क्षेत्रफल क्या है, समान क्षेत्रफल ए है, और आयताकार प्लेट P1 और P2 है, जैसा कि ये बताए हैं P1 और P2 है, और इनके बीच अल्प दूरी क्या है, d दूरी पर है, और एक दूसरे के समांतर रखा गया है। ठीक है, अब कह रहा है यदि प्लेट P1 को धन आवेशित करते हैं और प्लेट P2 के बाएं वाले पे क्या होता है, सतह को भूमि से जोड़ देते हैं, यानी कि प्लेट P1 को क्या करते हैं, धन आवेशित
करते हैं और प्लेट P2 को ज़मीन से जोड़ देते हैं, तो हम पाते हैं क्या, चूँकि प्लेट P1 धन आवेशित है, तो इस धन आवेश के कारण प्लेट P2 पे क्या होता है, प्रेरण के वजह से उसके प्लेट P2 के आंतरिक भाग पर ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है। और जो प्लेट P1 है, ये क्या कर देता है, प्लेट P1 के प्लस Q आवेश से बंधा रहता है। जो प्लेट P1 है हमारा, वो प्लस Q आवेश से क्या रहता है, बद्ध रहता है, क्योंकि इसका प्लेट P2 का क्या है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है, और इसके आंतरिक भाग पे प्लेट P1 जो होता है, इसके धनावेशित की वजह से प्लेट P2 पे आंतरिक भाग पर ऋण आवेशित हो जाता है, और इसके बाहरी भाग, किसके, प्लेट P2 के बाहरी भाग को ज़मीन से जोड़ा गया है, जो ज़मीन से जुड़ने के वजह से प्लेट P1 पे क्या होता है, धन आवेशित जो होता है वो बाध्य रहता है। ठीक है। अब कह रहा है कि यदि प्लेट P1 और प्लेट P2 के मध्य बहुत कम दूरी रख दिया जाए, बहुत अल्प दूरी, समझिए कि बहुत ना के बराबर, इतना करीब करीब ला दिया जाए, तो दोनों प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र होगा, उत्पन्न होगा, वो क्या होगा, दोनों पे समान हो जाएगा। ठीक है। यानी कि दोनों के यदि बहुत करीब ला दिया जाए, जैसे मान लीजिए अभी आप इतना d दूरी पर रखे हैं, इसको और कम दूरी पर ला दिया जाए, तो इन दोनों के मध्य बहुत कम दूरी होने की वजह से क्या होता है, इनका विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो दोनों पर एक समान होगा। प्लेट P1 पर भी वही होगा विद्युत क्षेत्र, और प्लेट P2 पर भी वही होगा। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। चलिए अब देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक प्लेट का जो आवेश है, ये जो आप प्लेट लगाए हुए हैं, इनका जो पृष्ठ घनत्व होगा, प्रत्येक प्लेट के आवेश का जो घनत्व होगा, उसे किससे बताते हैं, सिग्मा से आप बताते हैं मान लीजिए। तो कह रहा है कि ये यदि आप सिग्मा से बताते हैं प्रत्येक प्लेट का जो घनत्व होता है, तो आप और हम पहले से ये जानते हैं कि दो प्लेटों के बीच यदि d दूरी है और इसको समांतर और समतल रखा गया है, तो इनके बीच के जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होता है। ठीक है। तो ये आप पहले से जानते हैं, तो वही लिखा हुआ कि एक समान और विपरीत आवेशों के, एक समान है लेकिन क्या है, विपरीत आवेश है, और समतल और समांतर रखा गया है। ठीक है। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की इसकी तीव्रता होगी वो सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 होगा, जहाँ एप्सिलॉन 0 ये बताता है कि इसकी क्या है, विद्युतशीलता बताता है, निर्वात में क्या है, विद्युतशीलता को बताता है। अब कह रहा है इसका मतलब ये हो गया कि जो विद्युत आवेश है, ये जो प्लेट के बीच, दो प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, E बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0 A। ठीक है। अब कह रहा है कि प्रत्येक प्लेट, कह रहा है कि हर एक प्लेट का जो आवेश है वो Q है, और Q आवेश का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, कैपिटल A है। तो इसको क्या करते हैं, सिग्मा बराबर लिख लेते हैं Q बटे A, यानी कि घनत्व जो होता है, आवेश का घनत्व जो होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल होता है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा है, ठीक है, तो प्लेट के विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा है, तो E बराबर हो जाता है Q बटे A एप्सिलॉन 0, जहाँ यहाँ क्या होता है, जो सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 रखे हैं, तो सिग्मा की वैल्यू यदि आप रखते हैं तो Q बटे A यहाँ पर हो जाता है। ठीक है। अब बताता है कि इन दो प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, विभव का अंतर। तो इनका बीच की जो दूरी होती है उसको क्या किया जाता है, गुणे कर लिया जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, D का क्या किया जाता है, गुणा कर लिया जाता है। तो V बराबर हो जाता है हमारा, V बराबर हो जाता है QD अपान A एप्सिलॉन 0, जहाँ D जो है दो प्लेटों के मध्य जो है वो दूरी है, न्यूनतम दूरी कहा जाता है। अब कह रहा है कि चूँकि संधारित्र पढ़ रहे हैं, तो संधारित्र का क्या होता है, आवेश बटे उसका विभव, C बराबर क्या होता है, आवेश बटे विभव, और जहाँ विभव क्या होता है, यानी कि विभवांतर क्या है हमारा, QD बटे
ए एप्सिलॉन 0, तो यहाँ आप क्या रखते हैं, क्यू रखते हैं, क्यू टोटल है, और ये इसका क्या है, क्यू डी बटे ए एप्सिलॉन 0। तो ए एप्सिलॉन 0 ऊपर चला जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, यहाँ सी जो बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन 0 बटे डी हो जाएगा। जहाँ ये पता चलता है कि जो इस संधारित्र की जो धारिता है वो क्या है, डी, यानी कि दो प्लेटों के मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि दूरी जितना ही अधिक होगा दोनों प्लेट के बीच की, उतना ही इसकी संधारित्र क्या होगी, कम होगी, और जितना ही इसके इन दोनों प्लेटों के बीच दूरियां जितना ही कम रहेगी उतना ही उसकी संधारित्र क्या होगी, अधिक होगी। और ऐसे देखिए प्लेट का आप यूँ कह सकते हैं कि जो प्लेट आप लगाए हुए हैं, प्लेट P1 और प्लेट P2, तो ये जो प्लेट है इसका दोनों का क्षेत्रफल क्या है, समान है। इसका मतलब कि दोनों प्लेटों का यदि आप क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो उसका संधारित्र भी क्या होता है, और बढ़ता जाता है। तो यानी कि जितना ही संधारित्र बढ़ाएंगे बढ़ेगा, इसका मतलब उसका क्षेत्रफल उतना ही अधिक है। ठीक है, तो ऐसे ही कह सकते हैं जितना क्षेत्रफल अधिक होगा उतना ही संधारित्र अधिक होगा। तो संधारित्र उसके प्लेट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है और दोनों प्लेटों के बीच के व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के। ठीक है, चलिए देखिए अब हमारा कि इससे ये पता चल रहा है कि जो धारिता है हमारा वो क्या है, क्षेत्रफल के समानुपाती है, और जो धारिता है वो क्या है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि समांतर प्लेट की जब संधारित्र की धारिता के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है और प्लेटों के मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इससे ये पता चलता है कि यदि अधिक धारिता आपको बढ़ाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्षेत्रफल को अधिक करना होगा और दूरी क्या करनी होगी, कम करनी होगी। ठीक है, अब कह रहा है यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युतांक के माध्यम रख दिया जाए तो उस कंडीशन में हमारा उसकी धारिता क्या होगी, उसकी धारिता जो होगी वो सी के हो जाएगी, और सी के बराबर होता है हमारा के इंटू ए एप्सिलॉन 0 बटे डी। यानी कि ये परावैद्युतांक जो है वो धारिता के क्या है, समानुपाती दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि यदि परावैद्युतांक यदि आप उसमें डालते हैं तो उसकी धारिता भी क्या होगी, बढ़ेगी, कम नहीं होगी। यानी कि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम होने पे इनकी धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। इस तरीके से आपको ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में इस तरह से सवाल पूछ देता है कि दो समांतर प्लेट है उसके बीच यदि परावैद्युतांक यदि आप डाल देते हैं तो उसकी धारिता क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी, या फिर स्थिर रहेगी, ठीक है, या फिर शून्य हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको बताना होगा कि यदि परावैद्युतांक यदि आप डालते हैं तो उसकी धारिता क्या होगी, संधारित्र की धारिता बढ़ेगी। दूसरी बात, मान लिया कि संधारित्र की जो दो प्लेटें आप लिए थे उसका क्षेत्रफल यदि हम बढ़ा दें तो भी उसकी धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। और यदि कहा कि उनके बीच दूरी को यदि हम बढ़ा दें तो क्या होगी, तो कहेंगे कि जब दूरी बढ़ेगी तो संधारित्र की धारिता कम होगी, और कहेगा दूरी यदि कम कर देगा। तो इस तरीके से आपका बहुविकल्पी में सवाल इस तरह से पूछा जाता है। इसको आप ध्यान से समझ लेंगे, कर लेंगे। अब आगे देखेंगे, चलिए अब देखेंगे कि हमारा जो सी है, हमारा सी के है और सी है, ये बताता है कि सी के हमारा जो दो प्लेटों के बीच में जब परावैद्युतांक आप के लगा देते हैं, ठीक है, परावैद्युतांक में आपको कागज़ भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, लकड़ी भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है। इस तरीके से आप परावैद्युतांक लगा सकते हैं। तो कह रहा है कि परावैद्युतांक का यदि मान पता करना है तो जो निर्वात में संधारित्र की धारिता है और जो परावैद्युतांक में संधारित्र की धारिता है, इन दोनों का क्या करना है, आपस में अनुपात निकाल लें तो हमारा क्या निकल जाता है, के का मान निकल जाता है। तो वही अब क्या लिखे हैं, सी के का जो वैल्यू है ये पूरा के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी है, और यहाँ सी बराबर क्या दिया हुआ है, ए एप्सिलॉन 0 डी। ये पूरा कट जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ इससे ये पता चल रहा है कि जो परावैद्युतांक जो होता है वो अनुपात बराबर होता है किसके,
परावैद्युतांक के परावैद्युतांक के संधारित्र के परावैद्युतांक और निर्वात के संधारित्र का। तो ये कह रहा है कि जो हमारा परावैद्युतांक जो होता है, संधारित्र का जो परावैद्युतांक के जो संधारित्र होते हैं वो निर्वात के संधारित्र का क्या होता है, k गुना होता है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं परावैद्युतांक का मान 1 से हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। ये चीज़ आपको मालूम रहना चाहिए कि परावैद्युतांक k का मान 1 से अधिक होता है। अब कह रहा है कि अतः दो प्लेटों के बीच स्थान पर परावैद्युतांक माध्यम होने पर संधारित्र की धारिता k गुना क्या होता है, बढ़ जाता है। दो प्लेट आपने लिया और उनके निर्वात के स्थान पर यदि आप परावैद्युतांक डाल देते हैं तो उसकी धारिता क्या होती है, k गुना बढ़ जाती है। ये आपको ध्यान रहे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है, अभी आपको बताए हैं। अब आपका इस पर आपको प्रश्न मिलता है कि एक संधारित्र है वायु में या निर्वात में, उसका 50 माइक्रोफैरेड दिया हुआ है, ठीक है, और तेल में दिया हुआ है आपका 110 माइक्रोफैरेड। तो तेल का परावैद्युतांक यानी कि आपको के पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लिखेंगे पहले, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। दिया के कंडीशन में क्या लिखेंगे कि वायु की धारिता, वायु की धारिता यदि आप लिखते हैं तो हमारा C बराबर हो जाता है 50 माइक्रोफैरेड। ठीक है, और आपको दिया हुआ है कि तेल में, किसमें, तेल में धारिता, ठीक है, तेल में धारिता आपका C के दिया हुआ है कितना, 110 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब आपको तेल का परावैद्युतांक पता करनी है तो K बराबर होता है, चूँकि सूत्र है, अभी आप यहाँ ऊपर देख ही रहे हैं कि सूत्र है K बराबर CK बटे C। तो CK 110 और C की वैल्यू 50, कितना हो जाएगा 2.2। परावैद्युतांक की वैल्यू क्या आ गई, 2.2। ये आपका K बराबर हो गया 2.2। यही हमें क्या करना था, पता करना था। आप यहाँ न लिख करके यहाँ ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। चलिए देखिए, अब हमारा अगला सवाल है कि एक वायु संधारित्र के समांतर प्लेटों का क्षेत्रफल दिया हुआ है A 0.20 मीटर स्क्वायर और इनके बीच की दूरी D दिया हुआ है 0.02 मीटर। तो इनके प्लेटों के बीच विभवांतर आपका V बराबर 3000 वोल्ट दिया हुआ है। तो इसकी प्लेट पर आवेश की क्या पूछ रहा है, प्लेट पर आवेश पूछ रहा है, Q पूछ रहा है, इन प्लेटों पर Q क्या होगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, हल करेंगे इसको, जब आप हल करेंगे तो आप लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या दिया है कि देखिए A दिया हुआ है आपको, A क्या है कि प्लेट का क्षेत्रफल। ठीक है, प्लेट का क्षेत्रफल लिखा हुआ है 0.20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा है कि समांतर प्लेट के बीच की दूरी D दिया हुआ है, हमारा D दिया हुआ है 0.02 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है इनके प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर। ठीक, तो प्लेटों के बीच विभवांतर आपका V दिया हुआ है कि 3000 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट ये दिया हुआ है। अब आपको Q पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, Q पूछ रहा है, Q पता करना है। तो Q पता करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पहला नंबर आप ये काम करते हैं कि उसका पहले धारिता पता कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लेटों की धारिता,
धारिता पता करना है। C बराबर होता है हमारा एप्सिलॉन 0 A/d, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, धारिता निकालने का। तो जो एप्सिलॉन नॉट है इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है कि 8.85 गुणे 10⁻12 फैरेड पर मीटर होता है। ठीक है, ये हमारा एक हो गया। क्षेत्रफल दिया हुआ है 0.20, ये आपको दिया है। बीच की दूरी दी हुई है 0.02 मीटर, ये दिया हुआ है। तो C बराबर आपका निकल जाएगा कि 8.85 गुणे 10⁻²। ठीक है, अब इसे क्या करते हैं, यहाँ 2 अंक पर है और यहाँ भी 2 अंक पर है, तो हम करते क्या है कि 2 अंक पर यानी कि 100 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाता है 20 हो जाता है, और यहाँ 100 से गुणा करते हैं तो ये क्या होता है 2 हो जाता है। ठीक है, तो अब ये कटेगा, इसको यहाँ से ये काटेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 से ये कट जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 1 इसको क्या करेगा, कम करेगा, तो हो जाएगा 8.85 गुणे 10 पर, यहाँ देखिए 12 होना चाहिए था, 12। ठीक है, तो ये कम करेगा 1, तो 10 पर -11 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये फैरेड हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, C आपको निकल गया। अब दूसरा नंबर है, दूसरा जैसे आप बता सकते हैं कि हमें आवेश पता करना है। प्लेट का क्या निकालना है, संधारित्र प्लेट पर आवेश। तो लिखेंगे संधारित्र आवेश पर, संधारित्र प्लेट पर, संधारित्र प्लेट पर आवेश Q बराबर होता है CV। आप ये जानते हैं Q बराबर क्या होता है, CV होता है। तो C की वैल्यू हमारे कितना दिया हुआ है, 8.85 गुणे 10 पर -11, और V की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3000, कितना दिया हुआ है 3000। अब ये जब आप गुणा करते हैं तो Q बराबर हमारा होता है 8 त्रिके 24, यानी कि 2.665 हो जाएगा, और ये गुणे 10 पर देखिए कितना कम करेगा, यानी कि 1 पॉइंट ये कम करेगा और 1 2 3 4 पॉइंट ये कम करेगा, मतलब -7 हो जाएगा, और ये कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलाम, क्योंकि कूलाम ही क्या है, इसका आवेश का मात्रक होता है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसे ही निकालते हैं इसको। आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि प्लेट की धारिता का सूत्र ये होता है, और इसमें आप ला करके रखेंगे। और प्लेट पर आवेश क्या होगा, तो Q बराबर क्या होता है, CV होता है, तो आप इसमें रख करके लगा लेते हैं। इस तरीके से ये हमारा सवाल जो है वो क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। अब आगे देखेंगे। चलिए अब देखेंगे, हमारा सवाल है कि एक वायु संधारित्र की समांतर प्लेटों का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है और इनके बीच की दूरी ये है, और इनके प्लेटों के बीच विभवांतर हमारा 3000 वोल्ट दिया हुआ है। जब दोनों प्लेटों के मध्य किसी परावैद्युत पदार्थ को रख दिया जाता है जिसकी मोटाई 0.1 मीटर है, तो विभवांतर घट करके 1000 वोल्ट हो जाता है। तो गणना कीजिए कि स्लैब में रखे संधारित्र की धारिता क्या होगी, और प्रत्येक प्लेट पर आवेश क्या होगा, पदार्थ का परावैद्युतांक कितना होगा, और परावैद्युत माध्यम में धारिता क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले जब हल करना शुरू करते हैं तो पहला सवाल हमारा ये कह रहा है कि स्लैब रखने से पहले, ठीक है, स्लैब रखने से पहले
संधारित्र की धारिता पूछ रहा है, यानी कि सी पूछ रहा है। यानी कि क्या क्या दिया है पहले ये लिखिए। पहले आप लिखेंगे दिया है, जो हम अक्सर सवाल में करते आए हैं। दिया है हमारा कि ए बराबर 0.20 मीटर स्क्वायर, और फिर डी दिया हुआ है हमारा 0.01 मीटर। ठीक है, ये दिया है। और हम पहले से ये भी बराबर दिया है 3000 वोल्ट। ठीक, अब है किसी, हाँ ये हो गया। इसके बाद हम जानते हैं, हमें ये चीज़ मालूम है, चूँकि एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 8.85, ये आपको सवाल में दिया रहता है 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। ये हमारा आपको दिया रहेगा, इसे रटने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में ही या पेपर के आखिरी में ही दिया रहता है। तो अब इसमें हम पहला निकालना है कि संधारित्र की धारिता। ठीक है, यानी स्लैब रखने से पहले संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता C बराबर, हम लोग जानते हैं C बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपान में D। यानी कि ये सूत्र होता है कि दो समांतर प्लेट है, उनके बीच का संधारित्र निकालना है, तो उसके क्षेत्रफल के समानुपाती और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही एप्सिलॉन 0 A D है, ये होता है। अब इसमें क्या क्या वैल्यू दिया हुआ, वो वैल्यू क्या करिए, ला करके इसमें रख दीजिए। तो यहाँ रखते हैं तो 8.85 गुणे 10 पर -12 और गुणे 0.20, ये हो गया। डी हमारा दिया है 0.01, ये हमारा दिया हुआ है। तो C बराबर क्या हो जाएगा, गुणा यदि करते हैं तो देखेंगे यहाँ 2 अंक पे है, यहाँ भी 2 अंक पे है, तो गुणा करेंगे 100 का ऊपर नीचे, तो 100 का गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। यानी कि 8.85 गुणे 10 पर -12 गुणे 20, और ये नीचे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो अब अगले स्टेप में क्या होता है, ये यहाँ पे गुणा हो जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 17.75 गुणा होगा तो, और 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, और ये इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ये हो जाएगा। अब 10 पर -12 इतना हो जाएगा। C है, धारिता है, तो धारिता का क्या होता है, फैरेड में होता है, फैरेड आप लिख लेंगे। तो आगे अब यहाँ देखेंगे C बराबर हो जाएगा, ये दशमलव इसको माइनस करेगा तो 1.177 गुणे 10 पर -10 फैरेड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से
ये 2 अंक का दशमलव यहाँ खिसकेगा तो ये 2 कम कर देगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब हमारा सी निकल गया। अब कह रहा है ये पहला सवाल हो गया हमारा। दूसरा सवाल है कि प्रत्येक प्लेट पर आवेश, यानी कि हर एक प्लेट पर आवेश क्या होगा। तो लिखेंगे प्रत्येक प्लेट पर आवेश, प्रत्येक प्लेट पर आवेश Q है। Q बराबर क्या होता है, C भी होता है। ठीक, तो C क्या दिया है, 1.77 गुणे 10 पर -10, और ये V की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3000 वोल्ट। गुणा करते हैं तो क्या पाते हैं, 5.3, और ये 3 जीरो है तो 10 पर -7, ये हमारा हो जाएगा कूलम। इस तरीके से ये प्रत्येक प्लेट पर कितने हमारे आवेश चल रहा है ये आप निकाल लेते हैं। अब हमारा आएगा पदार्थ का परावैद्युतांक। पदार्थ का परावैद्युतांक, इसे नोट कर लेंगे। अब अगला देखेंगे, तीसरा नंबर है हमारा कि पदार्थ का परावैद्युतांक, यानी कि K। पदार्थ का परावैद्युतांक क्या होता है, K बराबर होता है कि माध्यम में, वायु के माध्यम में संधारित्र की धारिता और परावैद्युत के माध्यम में संधारित्र की धारिता का क्या होता है, अनुपात होता है परावैद्युतांक। तो ये हो गया। अब ये माध्यम में जब आप इसको रखते हैं तो माध्यम में जब आप संधारित्र की धारिता पूछते हैं तो माध्यम में क्या होता है, विभवांतर घट करके 1000 हो जाता है। इसका मतलब कि जो आवेश तो रहेगा लेकिन इसका परावैद्युतांक के माध्यम में विभवांतर हो जाएगा। ठीक है, और यही इसका भी इसी तरीके से C बराबर Q/V। तो यहाँ पे क्या होगा कि K जो हो जाएगा V से V कट जाएगा, ये ऊपर ये नीचे, यानी V/, हो जाएगा VK। ठीक है। अच्छा, विभवांतर आपको निर्वात यानी वायु में जो विभवांतर होगा वो कितना दिया है, 3000 है पहले वोल्ट, और माध्यम में जब आप प्लेट रख दे रहे हैं स्लैब की मोटाई के हिसाब से जब रख दे रहे हैं उसमें, तो हमारा विभवांतर कितना हो जा रहा है, 1000 हो जा रहा है। तो इसे जब हल करते हैं तो ये हमारा मिलता है कितना, 3। परावैद्युतांक कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये इसका परावैद्युतांक क्या हो गया, आंसर हो गया। अब कह रहा है कि परावैद्युत माध्यम में धारिता क्या होगी। अगला सवाल है, जब परावैद्युतांक निकल गया तो माध्यम में भी निकल जाएगा। यानी चौथा है परावैद्युत माध्यम में धारिता। परावैद्युत माध्यम में धारिता क्या हो जाएगी, यानी कि CK जो बराबर हो जाता है वो K गुना होता है किसके, निर्वात के धारिता के। तो निर्वात की धारिता, और ये K गुना कितना है, 3 है, और निर्वात की धारिता क्या है, 1.77 गुणे 10 पर -7। ठीक है, तो CK
सी के बराबर हो जाएगा, ये हमारा देखिए 10 पे माइनस, अब यहाँ लगा करके गए हैं, सी के का जो धारिता होगी वो कितना हो जाएगी, 10 पर माइनस, देख लेते हैं यहाँ के हिसाब से क्या है, 10 एप्सिलॉन 0 माइनस 12, वो 10 पर माइनस 10 होगा। ठीक है, क्या होगी धारिता, 10 पर माइनस 10 होगी। तो यहाँ यदि आप रखेंगे तो क्या गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5.3 गुणे 10 पर माइनस 10। ठीक है, ये आपका फैरेड हो जाएगा, यानी कि माध्यम में जो इसकी धारिता हो जाएगी वो इतनी हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा सवाल पूरा कंप्लीट हो जाता है। स्लैब रखने से पहले यानी संधारित्र की धारिता वो कितनी थी, 1.77 गुणे 10 पर माइनस 10 थी, और स्लैब रखने के बाद की धारिता 5.3 गुणे 10 पर माइनस 10 फैरेड ये हमारा हो जाता है। चलिए अब देखेंगे कि समांतर प्लेट है, संधारित्र के प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पट्टी लगा दी जाती है, उस पर धारिता क्या होगी। तो मान लेगा कि x और y दो कोई समांतर प्लेट है जिनके बीच जो है एक t मोटाई की, ठीक है, t मोटाई का एक परावैद्युत कांच का रख लिया जाता है, पदार्थ रख लिया जाता है, यानी कि सिंपल कहेंगे कि दो प्लेट है, एक x और एक y, जिनको समांतर d दूरी पर क्या किया गया है, d दूरी पर रखा गया है, और इनके प्लेट का जो क्षेत्रफल है यानी x और y प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, कैपिटल E है। अब कह रहा है कि मान लिया कि दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ कांच जैसे हो गया, इसकी t मोटाई की रख ली जाती है, जिसकी परावैद्युतांक क्या होता है, k होता है, और मोटाई t होती है, और इनके बीच में क्या रहता है, दूरी, जो खाली जगह है ये क्या है, वायु भरी रहती है। तो ये वायु जो खाली ये जगह होगा वो क्या होगा, पूरी d है, और t मोटाई हो गया तो खाली जगह क्या होगा, d माइनस t हो जाएगी खाली जगह। अब ये देखेंगे कि जब ये हमारा प्लेट लगा है, इनके प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, ये दो प्लेट है तो हम ये जानना चाहेंगे कि इनके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि दो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो ई एयर का मतलब कि वायु के कंडीशन में है, जब परावैद्युत नहीं रखा गया है उसके कंडीशन में है। तो E A बराबर हो जाता है Q/ε0A, ये इसकी तीव्रता होती है। अब कह रहा है कि अब मान लीजिए परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं, उस कंडीशन में तीव्रता क्या होगी, तो उस कंडीशन में परावैद्युतांक रख देते हैं तो E बराबर हो जाता है Q बटे क्या हो जाएगा, ε0 और A इंटू के गुना होता है परावैद्युतांक, तो के आप लिख लेंगे। अब कह रहा है कि दो जो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र EA है उसकी दूरी क्या है, d माइनस टी दूरी में स्थित है। इसकी तीव्रता क्या है, d माइनस टी वाले दूरी में ही है। ठीक है, और विभवांतर, यदि विभवांतर इनके बीच का विभवांतर क्या है, v हो, क्या हो, यदि प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या हो, v हो, तो उस कंडीशन में विभवांतर क्या होता है, विभव का अंतर होता है। तो विभवांतर में देखेंगे कि जो हमारा तीव्रता है और इनकी दूरी ये विभव हो जाता है, तो तीव्रता EA हो गया, और ये जो दूरियां हैं यानी कि जो जगह बच रहा है ये वाला कंडीशन, ये वाला वो d माइनस टी का है। ठीक है, अब हमारा कि जब आप t मोटाई का वो
प्लेट रख देते हैं, कांच रख देते हैं, तो उस समय इसकी तीव्रता क्या होगी, तो उस समय वाली तीव्रता को क्या करेंगे, घटाएंगे, तभी तो विभव का अंतर निकलेगा। तो विभव का अंतर निकालने के लिए इसकी तीव्रता ई और ये मोटाई ई इंटू टी आप ये लिख लेते हैं। अब ई ए का जो हमारा आया है तीव्रता, ये क्यू बटे एप्सिलॉन 0 ए और ये डी माइनस टी। अच्छा, ई वाले की तीव्रता जो आती है वो क्या हो जाती है, परावैद्युतांक रखने के बाद की जो स्थिति आती है वो क्यू बटे एप्सिलॉन 0 ए के, तो यही हो जाता है हमारा, यही हो जाता है क्यू बटे एप्सिलॉन 0 ए के इंटू टी। इस तरीके से ये हमारा हो जाता है, ठीक है, विभवांतर। ठीक, अब ये हो गया, अब इसे नोट कर लेंगे। समझ में आ गया। करना काम यही है कि आपको दो प्लेट लेना है, एक एक्स और एक वाई, जिनका क्षेत्रफल ए हो, समान हो, और इनको समांतर एक दूसरे से डी दूरी पर रखा जाएगा। ठीक है। अब मान लेगा कि कोई परावैद्युतांक पदार्थ है, कांच है, जिसकी मोटाई टी है, उसको क्या किया जाएगा, उसमें ला करके दोनों प्लेटों के बीच में रखा जाएगा। तो परावैद्युतांक जो आप रख रहे हैं वो के है और टी मोटाई है, तो उसके कंडीशन में प्लेटों के बीच की दूरी जो हो जाएगी वो डी माइनस टी होगी। अब कह रहा है कि प्लेटों के बीच वायु के कंडीशन में, दो प्लेट हैं, उनमें वायु की स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो ए बराबर होता है क्यू बटे एप्सिलॉन 0 ए। अब परावैद्युतांक लिख देते हैं, मतलब रख देते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0 ए के। अब कह रहा प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए है और इनकी दूरी क्या है, डी माइनस टी है। उस कंडीशन में इनके बीच का जो विभवांतर भी होगा वो भी बराबर ई ए डी माइनस टी और माइनस ई टी होगा। और यही ई ए की वैल्यू आप रख देंगे क्यू बटे एप्सिलॉन 0 ए डी माइनस टी माइनस क्यू बटे एप्सिलॉन 0 ए के टी। इस तरीके से इसका ये विभवांतर हो जाता है। अब आगे देखेंगे। देखिए, अब हमारा कि यदि प्लेटों के बीच विभवांतर भी कर दिया जाए तो उस कंडीशन में होता है कि भी बराबर ई ए डी माइनस टी प्लस ई टी। ठीक है, ये विभवांतर है, यानी कि जो आप प्लेट लगाए हुए थे, प्लेट के समय, प्लेट जब आप लगाए हैं उस समय उसकी विद्युत तीव्रता क्या होगी, और जब प्लेट नहीं लगा है, मतलब कोई परावैद्युतांक नहीं लगा, उस समय दोनों की जो विभव होगी, दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, तो ये इसका विभवांतर भी निकल जाता है, जिसमें आप ई ए का वैल्यू रखते हैं क्यू बटे एप्सिलॉन 0 ए डी माइनस टी प्लस क्यू बटे के एप्सिलॉन 0 ए इंटू टी। तो आप देखेंगे क्यू बटे एप्सिलॉन 0 ए इसमें भी है और क्यू बटे एप्सिलॉन 0 ए इसमें भी है, तो कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, मिल रहा हमारा डी माइनस टी और ये टी बटे के, यही केवल मिल रहा है, तो ये हमारा विभवांतर हो जाएगा। अच्छा, संधारित्र की धारिता जो होती है सी बराबर क्या होता है, क्यू बटे भी होता है। तो भी की वैल्यू आपको यहाँ दिया हुआ है, यही भी की वैल्यू इसमें क्या करेंगे, ला करके रख देंगे। तो भी की वैल्यू ला के रखते हैं तो क्यू बटे क्या होता है एप्सिलॉन 0 ए और फिर ब्रैकेट में डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। क्यू से क्यू यहाँ कैंसिल हो जाएगा और ए एप्सिलॉन 0 जो दिया हुआ है ये वाला टर्म, इसे क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे। तो ये आप ऊपर करते हैं तो आपका क्या होता है ई 0 ए हो जाता है और ये नीचे वैसे ही पड़ा रह जाता है। ये हमारा, यानी कि संधारित्र की धारिता हो जाएगी एप्सिलॉन 0 ए बटे डी माइनस टी प्लस टी बटे के। इसका मतलब कि
क्योंकि हम ये जानते हैं, ये आप जानते हैं पहले से कि जो के का जो मान होता है वो सदैव 1 से क्या होता है, अधिक होता है। उस कंडीशन में प्लेटों के बीच जो प्रभावी दूरी है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। देखिए यहाँ ए का मान अधिक हो जाएगा तो ये इसमें आकर के ऐड होगा तो डी की मान क्या होगी, और कम होगी। तो जब डी की मान और कम होगी तो जिससे धारिता क्या होगी, और अधिक बढ़ जाएगी। इस तरीके से ये हमारा सूत्र हो जाता है कि दो प्लेट आप जब लिए हैं, एक्स और वाई प्लेट लिए थे, उन्हीं एक्स वाई प्लेट के बीच में एक आप परावैद्युतांक कोई भी आप क्या ले लिए थे, टी मोटाई का ले लिए थे। और दोनों जब प्लेटों को आप रखे हैं, इनका क्षेत्रफल एक समान है और इनको डी दूरी पर रखा गया है, उस कंडीशन का ये जो उसकी संधारित्र की धारिता होगी वो सी बराबर एप्सिलॉन 0 ए डी माइनस टी प्लस टी बटे के, इस तरीके से ये हमारा हो जाता है। तो और ये था, ये ज़मीन से क्या हुआ था, जुड़ा हुआ था। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है। अब इसका हम स्थितियाँ देखेंगे। चलिए अब देखेंगे विशेष स्थितियाँ इसकी क्या क्या हैं। विशेष स्थितियाँ में कह रहा है, विशेष स्थिति क्या होता है कि जो प्लेट आप परावैद्युत लगाए हैं, वो परावैद्युत मान लीजिए कि इतना मोटा है कि वो दोनों प्लेटों के बीच क्या हो रहा है, एकदम सेट हो जा रहा है, एकदम बैठ जा रहा है। यानी कि जो प्लेट की मोटाई है वो डी के बराबर हो गई है, यानी कि डी बराबर क्या हो गया, टी हो गया है। तो ये सूत्र में जब आप रखेंगे एप्सिलॉन 0 ए और डी माइनस, और चूंकि टी जो है डी के बराबर है तो इसलिए टी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर टी हो गया, यानी टी डी बराबर डी हो जाएगा। ये टी डी के जगह पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो ये आप यहाँ लिख लेते हैं और ये डी बटे टी का लेना है। टी के जगह पे आपने क्या रख लिया, डी रख लिया। तो इससे ये पूरा जीरो ख़त्म हो जाता है और ये इतना हो जाता है। यानी ये के जो है, जब ये क्या होगा, के ऊपर जाएगा तो यहाँ के एप्सिलॉन 0 ए डी, यही हमारा क्या हो जाएगा। जब आप परावैद्युतांक कोई ऐसा रखते हैं जिसकी मोटाई और उसकी जगह पूरी क्या हो जाती, भर जाती है, उस कंडीशन में सी बराबर के एप्सिलॉन 0 ए बटे डी हमारा हो जाता है। अब अगला स्थिति है कि मान लीजिए कि जब आप वो जो परावैद्युतांक लिए हैं वो बहुत पतला है, यानी कि उसकी कोई मोटाई नहीं है, जीरो मोटाई का वो परावैद्युतांक है, जिस तरीके से निर्वात का हो गया या फिर वायु का हो गया। तो उस कंडीशन में यहाँ देखिए डी की वैल्यू क्या रख देंगे, 0 रख लेंगे यहाँ पर। वो पूरा टी की वैल्यू क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे। तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, यानी कि एप्सिलॉन 0 ए और ये क्या हो जाएगा, बटे डी हो जाएगा। तो निर्वात के कंडीशन में या वायु के कंडीशन में एप्सिलॉन 0 ए बटे डी हमारा संधारित्र की धारिता हो जाएगी। अब कह रहा है कि मान लीजिए प्लेटों के बीच टी मोटाई का कोई धातु लिया, धातु की पट्टी लिया, जिसका परावैद्युतांक क्या हो, अनंत हो, क्या हो, अनंत हो, उसका परावैद्युतांक बहुत अनंत के कंडीशन का हो। तो उसके संधारित्र की धारिता बतानी है, तो सी बराबर क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन 0 ए बटे डी माइनस टी। डी माइनस टी यहाँ कंडीशन फॉलो करता है और के अनंत है, तो ये क्या हो जाएगा, डी बटे टी बटे जब अनंत लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कट करके वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा अनंत वाले कंडीशन के लिए, यानी कि अनंत परावैद्युतांक का कोई प्लेट है तो उसके लिए एप्सिलॉन 0 डी माइनस टी हो जाता है। अब कह रहा है कि मान लीजिए दो प्लेटों के बीच जो परावैद्युतांक जो लिख रहे हैं वो क्या है, वो कई प्लेट में है, ठीक है। यानी कि K1 उसका परावैद्युतांक है, एक का K2 एक का K3, यानी कई सारे प्लेट उसमें स्लाइड पतला पतला रखा गया है। तो उस कंडीशन में जब कई स्लाइड हैं तो कई स्लाइडों की अपनी अपनी अलग अलग मोटाइयाँ होगी, T1 T2 T3 होगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में उसका क्या हो जाएगा, संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी। तो ये तो आपका एप्सिलॉन 0 ए ये तो आपका रहेगा, और यहाँ डी माइनस, क्योंकि दोनों प्लेट का जो जगह है वो तो फिक्स है, उतना जगह उसी के बीच में रख रहा है। तो क्या रख रहा है, एक T1 रख रहा है, एक T2 रख रहा है, ठीक है। ऐसे ही T3 रख रहा है,
ऐसे ही और सारे कई सारे प्लेट रख रहे हैं, ठीक है। तो ये कई सारे प्लेट रखें तो ये उनका हो गया। प्लस में तो आप लिखे थे तो ये T1/K1 हो जाएगा प्लस T2/K2 प्लस T3/K3। यहाँ के हिसाब से देखेंगे तो जितना जिस हिसाब से प्लेट चलता जाएगा आगे बढ़ता जाएगा। कह रहा है कि मान लीजिए T1 T2 इतना ज़्यादा भर दिया कि ये क्या हो गया, D के बराबर हो गया, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये केवल रह जाएगा। इसके आप कह सकते हैं यदि जो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 ये इतना अधिक भर दिया कि क्या हो गया, D के बराबर हो तो उस कंडीशन में जो C बराबर हो जाएगा वो एप्सिलॉन 0 A बटे ये पूरा D माइनस D हो जाएगा, पूरा ये ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा खाली T1/K1 हो जाएगा प्लस T2/K2 प्लस T3/K3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ऐसे इस तरीके से हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। यानी कि जितना भी संधारित्र की स्थितियां बनेंगी दो प्लेटों के बीच, वो इन्हीं स्थितियों के बीच में हमें प्राप्त होगा। इस तरीके से हमारे ये पूरा स्थितियां कंप्लीट हो जाती हैं। चलिए अब हम देखेंगे संधारित्रों का समायोजन, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। यानी कि संधारित्र का संयोजन जो है वो दो प्रकार से किया जाता है, एक श्रेणी क्रम में संयोजन और एक समांतर क्रम में संयोजन। तो जिसमें से आप पहला देखेंगे तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं कि इसमें आप क्या करते हैं कि एक संधारित्र लेते हैं जिसके संधारित्र का जो पहला प्लेट होगा उसको बैटरी से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और इसका दूसरा जो प्लेट होगा वो दूसरा प्लेट संधारित्र दूसरे के पहले प्लेट से जोड़ा जाएगा और दूसरा जो संधारित्र का जो दूसरा प्लेट होगा वो संधारित्र तीसरे के पहले प्लेट से जोड़ा जाएगा और तीसरे प्लेट के जो दूसरा ये होगा प्लेट, इसको आप क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ देंगे। तो इस क्रम में जो आप जोड़ते हैं इसी को ही आप क्या बोलते हैं, संयोजन श्रेणी क्रम कहलाता है, ठीक है। तो आप ऐसे लिखते हैं कि जब एक संधारित्र की पहली प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से तथा दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं और यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से आप लिख लेते हैं। अब आप मान लीजिए कि जो तीन संधारित्र आपने लिया है, एक क्या लिया है, एक का आपने C1 लिया है और दूसरा लिया है C2 लिया है और तीसरा लिया है C3 लिया है। तीन ये संधारित्र आपने लिया है और तीनों की 20 वोल्ट की बैटरी से क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। अब कह रहा है कि इन संधारित्रों की जो बीच विभवांतर है वो क्रम से है V1 है, V2 है और V3 है। इस तरीके से इनका विभवांतर क्रम है। अब ऐसे ही विभवांतर क्रम है तो आप इसका तब क्या कर सकते हैं, V1 बराबर ये सकते हैं पहले प्लेट की जो विभव होगी V1 बराबर Q/C1 और दूसरे प्लेट की Q/C2, तीसरे प्लेट की Q/C3। इस तरीके से ये हमारा पहला नंबर इक्वेशन हो जाता है। अब कह रहा है कि ये जो आपके जो संधारित्र लगा हुआ है इनका विभवांतर जो तुल्य विभवांतर होगा वो क्या होगा, तुल्य विभवांतर कैपिटल V है और यही तुल्य विभवांतर V बराबर हो जाता है V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको आप इक्वेशन नंबर दूसरा बना लेते हैं। इसी तरीके से इसका जब संयोजन कर रहे हैं तो तुल्य संधारित्र भी होगा तो तुल्य धारिता की बात करेगा तो तुल्य धारिता बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा Q/C। ये हमारा तुल्य धारिता हो जाएगा। तो Q बराबर
V बराबर Q बटे C, ये हमारा हो जाता है तीसरा समीकरण। और तीनों समीकरणों से आप देखते हैं कि V बराबर V1 प्लस V2, क्यों ना हम V के जगह पर ये वैल्यू रख लें। तो V की वैल्यू रखते हैं तो V बराबर Q बटे C हो जाता है, बराबर Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 प्लस Q बटे C3, ये हमारा हो जाता है। Q सब में है तो आवेश सब में क्या है, समान आवेश चल रहा है, तो Q हट जाएगा, तो 1/C बराबर हो जाता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और यही हमारा क्या होता है, तुल्य संधारित्र निकल जाता है। यानी कि जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में आप जोड़ते हैं तो इनका होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यानी कि वेरी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर बार इससे क्या होता है, सवाल पूछा जाता है, या तो आपसे न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है, या फिर ये आपको संधारित्र में सिद्ध करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो ये आपको मालूम रहना चाहिए, इसका आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ये जो आपका टर्म लिखा हुआ है इस फिगर के अनुसार ही लिखा गया है कि संधारित्र की जो पहली प्लेट है वो दूसरे प्लेट से और दूसरे का पहले से, इस तरीके से उसको लिखना है। तो इसका प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये इजी हो जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे संधारित्रों का समांतर क्रम, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इसमें क्या करते हैं कि संधारित्रों का एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें प्रत्येक संधारित्र का जो प्रथम प्लेट होता है, जैसे एक C1 है, एक C2 है और एक C3 है, इन सब संधारित्रों का जो पहला प्लेट है वो सब क्या कर रहा है, बिंदु X से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, ठीक। और तथा दूसरा जो इसका प्लेट है वो, यानी कि पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट और दूसरे संधारित्र का दूसरा और तीसरे संधारित्र का तीसरा, ये तीनों संधारित्रों का जो दूसरा प्लेट है वो बिंदु Y से क्या है, जोड़ी जाती है। और यही क्या कहलाता है, इस क्रम में यदि जोड़ा हुआ है तो उसको आप समांतर क्रम में संयोजन कहते हैं। अब देखेंगे कि मान लेगा कि जो तीन संधारित्र, एक C1 है, एक C2 और C3, जैसा कि हम बोले हैं, ये एक C1 है और ये C2 है और ये C3, ये तीन संधारित्र आपने लिया है। और इनको तीनों संधारित्रों को एक 20 वोल्ट के बैटरी से, एक 20 वोल्ट बैटरी के साथ समांतर क्रम में क्या किया गया है, संयोजित किया गया है। अब कह रहा है कि जो प्रत्येक संधारित्र है, प्रत्येक संधारित्र की जो मध्य जो है वो संयोजित है, यानी कि जो ये संधारित्र हमारा है ये सभी क्या हैं, बिंदु X और Y के मध्य में क्या हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब फिर कह रहा है कि प्रत्येक संधारित्र के मध्य समान जो भी है, हर एक संधारित्र C1, C2 और C3, इनके मध्य जो है समान क्या काम करता है, समान विभवांतर काम करता है। यानी कि जितना C1 में काम करेगा उतना ही C2 में काम करेगा, उतना ही C3 में काम करेगा। तो इसी के लिए कह रहा है कि प्रत्येक संधारित्र के मध्य एक समान विभवांतर होगा, ठीक है। वही कह रहा है तथा X और Y के मध्य विभवांतर भी क्या होगा, समान होगा, क्योंकि धाराएं क्या हैं, भिन्न भिन्न है। इसमें देखिए धारा जो है यहाँ बढ़ जा रही है, इसमें अलग धारा, इसमें अलग धारा, इसलिए इसमें अलग धारा। अब ये धाराएं अलग अलग बहने के वजह से इसमें आवेश भी क्या हो जाएगी, अलग अलग भिन्न भिन्न आवेश हो जाएंगे। तो कह रहा है कि इन पर आवेश भिन्न भिन्न होंगी, जिनसे क्रमशः Q1 आवेश पर C1 V1 हो जाएगा और Q2 वाले पर क्या हो जाएगा, Q2 वाले पर ये विभवांतर समान है तो C1 भी हो जाएगा और Q2 वाले पर C2 भी हो जाएगा और Q3 वाले पे C3 भी हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग संधारित्र हैं और अलग अलग आवेश भी हैं, लेकिन इनका विभवांतर क्या है, विभव का अंतर इनके मध्य में समान रहेगा, ठीक है।
अब ये हमारा पहला नंबर हो जाता है। कह रहा है कि यदि बिंदु x पर प्रवाहित कुल आवेश, यानी कि बिंदु x जो दिया हुआ है इस पर कुल कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है इसको आपको बताना है। ठीक है, तो कुल आवेश पूछ रहा है, तो कुल आवेश का मतलब कि Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 और Q3, जैसा कि ये Q1 Q2 और Q3 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि यदि संयोजित तुल्य धारिता, अब कह रहा है तुल्य धारिता, आप जानते हैं कि तुल्य धारिता में C है, क्या है, तुल्य धारिता C है, तो आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, C भी हो जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, तीसरा मान लेंगे। अब कह रहा है समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 1 और 3 की वैल्यू ले जा करके रख देंगे, तो Q के जगह पर C भी हो जाएगा और Q1 के जगह पर C1 भी, Q2 के जगह पर C2 भी और Q3 के जगह पर C3 भी हो जाएगा। तो ये आप रख देंगे। C सब में, भी सब में क्या है, कॉमन दिया हुआ है, तो भी सब में कॉमन ले लिया जाएगा और ये कट जाएगा भी से भी, यानी C बराबर हो जाएगा क्या चीज़, C1 + C2 + C3। इसका मतलब जब आप किसी भी संधारित्रों को समांतर क्रम में आप जोड़ते हैं तो उनका जो तुल्य धारिता होता है वो C बराबर हो जाता है C1 + C2 + C3। इस तरीके से हमें ये चीज़ क्या करना था, सिद्ध करना था। और ये जो संधारित्रों का जो समांतर क्रम में संयोजन होता है वो इसी तरीके से C1 + C2 और C3 के रूप में होता है। और इसी पर ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इस पे समांतर क्रम के संयोजन में इस पे सवाल भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें करना नहीं, कुछ खास नहीं था, बस ये था कि संधारित्रों का एक ऐसा संयोजन है जिसमें जो संधारित्र के जो प्रथम प्लेट है वो बिंदु x से और उसका दूसरा जो प्लेट है वो क्या करते हैं, बिंदु y से जोड़ी जाती है। इस तरीके से जोड़ा गया तो समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। और कह रहा है कि मान लीजिए 3 संधारित्र, एक C1 C2 C3 है, जिनको 20 वोल्ट की बैटरी से एक समांतर क्रम में जोड़ा गया है। बिंदु x और y के मध्य क्या कर रहा है, प्रत्येक संधारित्र को बिंदु x और y के मध्य संयोजित किया गया है और प्रत्येक संधारित्रों के मध्य समान विभवांतर होगा और बिंदु x के बीच, बिंदु x और y के मध्य विभवांतर भी के समान होगा और इनकी धारिताएं क्या होंगी, अलग अलग होगी, क्योंकि इन पे आवेश क्या है, भिन्न भिन्न आवेश हैं, इसलिए इन पर भिन्न भिन्न आवेश होंगे, जिन पे Q बराबर C1 भी, Q2 बराबर C2 भी, Q3 बराबर C3 भी। तो बिंदु x पर, इस वाले बिंदु पर कितने कुल आवेश होंगे, तो Q बराबर Q1 + Q2 + Q3 और इनकी तुल्य धारिता देखते हैं तो Q बराबर C भी होता है, जो इसकी वैल्यू रखते हैं तो C बराबर C1 + C2 + C3। इस तरीके से ये हमारा क्या होता है, हल हो जाता है। चलिए देखिए, हमारा सवाल है कि 3 संधारित्र की धारिताएं दिया हुआ है 0.50, 0.30, 0.20 माइक्रोफैरड दिया हुआ है। पूछ रहा है कि इन संधारित्रों की न्यूनतम धारिता क्या है और अधिकतम धारिता उत्पन्न के लिए किस प्रकार का संयोजन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है कि C1 आपका दिया है 0.50 माइक्रोफैरड, C2 दिया है 0.30 माइक्रोफैरड, C3 दिया हुआ है 0.20 माइक्रोफैरड। इतना आपका दिया हुआ है। कह रहा है चूँकि आप ये जानते हैं कि संधारित्रों को जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनकी जो धारिता होती है वो क्या हो जाती है, घटती है। ठीक है, और जब उस संधारित्रों को आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो उसकी धारिता क्या होती है, अधिकतम आती है। तो उस कंडीशन के लिए आप लिखेंगे कि पहला नंबर सवाल है कि
न्यूनतम 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 धारिता के लिए संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो सूत्र क्या होता है कि 1/c बराबर होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ठीक है, तो आप इसकी लिखते हैं 1/c बराबर c1 की वैल्यू 0.50, c2 की वैल्यू 0.30, c3 की वैल्यू 0.20। ठीक है, ये आता है हमारा। और इसका दशमलव हटाने के लिए क्या करें, सब में ऊपर नीचे 100 का गुणा कर लेते हैं, 100 का नहीं 10 का गुणा करते हैं, तो 10 का करते हैं तो ये 10/5 हो जाता है, और ये आपका 10/3 हो जाएगा, और ये 10/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/c बराबर। अब इसे भाग दे देते हैं, भाग नहीं देते हैं, पहले इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं, तो ये c बराबर हो जाता है, c बराबर 5 नहीं, इसको 1/c रहने दीजिए, इनका एलसीएम ले लीजिए, 5, 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा हमारा, 30 हो जाएगा। 5 या 15, 2 30 हो जाएगा। और इसका भाग करते हैं इसमें तो 6 आता है, और 6 का इसमें गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर इसका भाग करते हैं 10 आता है, यहाँ कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये भाग करेंगे 15 आ जाएगा, और ये गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ लेते हैं सबका तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और यहाँ 310, देखिए 310 होता है बट्टे 30 होता है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी c बराबर हो जाएगा 3/31। भाग देंगे 0.097 माइक्रो फैरड। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, फिर नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे तो यानी कि c इसकी धारिता क्या हो गई, 0.90 कूलाम। ये नहीं धारिता है, इसकी क्या होगी, फैरड होगी। ठीक, तुल्य धारिता इतना आपका हो जाएगा। अब है हमारा दूसरा, इसका कह रहा है दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि इसकी अधिकतम धारिता के लिए। ठीक, तो आप चूँकि जानते हैं कि संधारित्र की अधिकतम धारिता के लिए उसको किस क्रम में करते हैं, संयोजन समांतर क्रम में करते हैं। तो यानी कि अधिकतम धारिता के लिए संधारित्र को समांतर क्रम में संयोजन किया जाता है।
तो यानी कि सूत्र क्या है, C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C1 की वैल्यू कितना दिया है 0.50, C2 की वैल्यू 0.30 और इसका 0.20 ऐड कर लेंगे तो क्या हो गया, सबको ऐड करेंगे बारी बारी से, 80 to 10 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। अच्छा ये सब माइक्रोफैरेड में है तो माइक्रोफैरेड ही लिखिए इसको, तो कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। तो यानी कि अधिकतम जो धारिता होगी संयोजन की वो 1 माइक्रोफैरेड होगी और जो न्यूनतम हो गया वो ये हो गया। इस तरीके से ये हमारा सवाल का आंसर हो जाता है। और कभी भी इस तरह से पूछता है न्यूनतम अधिकतम, तो आप ये जानते रहिए कि संधारित्रों को जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका संधारित्र घटती है, और जब संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसकी क्या होती है, संधारित्र बढ़ती है। इस तरीके से इसी आधार पर हम इसका क्या कर देते हैं, लिख लेते हैं। और ये सूत्र आपको ज़रूर ये मालूम रहना चाहिए, समांतर क्रम का संयोजन का ये हमारा क्या है, सूत्र है, और ये श्रेणी क्रम के संयोजन का क्या है, सूत्र है। तो इसी आधार पे हमें क्या करना है, लगाना है, और इस तरीके से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। चलिए अब हम देखते हैं आवेशित संधारित्र को की स्थितिज ऊर्जा, यानी कि जो हमारे आवेशित संधारित्र हैं उनकी क्या स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी उसकी इंग्लिश में है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर। यानी कि जो चार्ज कैपेसिटर है इनके पास क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें पता करनी है। तो कह रहा है कि किसी संधारित्र को जब आवेशित किया जाता है तो उसमें कुछ आवेश देने में कुछ कार्य करना पड़ता है, वही जो कार्य करना पड़ रहा है वही क्या करता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है संधारित्र में। तो उसी ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि आप कहेंगे किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो उसके आवेश देने में कुछ कार्य करना पड़ता है जो संधारित्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब कह रहा है कि मान लेंगे कि यदि संधारित्र को आवेशित करने में उनके प्लेटों के बीच Q आवेश देने पर उनके बीच विभवांतर क्या हो जाता है, V हो जाता है। यानी कि जो संधारित्र है उसको जब आवेशित आप कर रहे हैं तो उनके प्लेटों के बीच Q आवेश देना पड़ रहा है, तो उस समय उनके बीच विभवांतर क्या हो जाता है, V हो जाता है। तो आवेशित संधारित्र की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो U बराबर हो जाएगी 1/2 Q²/C, ये हमारा हो जाएगा। अब कह रहा है यदि Q आवेश से आवेशित संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर भी है, यानी कि Q आवेश से यदि आवेशित करें तो संधारित्र के प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या है, भी है। तो आप जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, CV, और Q के जगह पर क्या रख लेंगे, CV रख लेंगे। तो Q बराबर हो जाता है हमारा 1/2 हो जाएगा, 1/, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, CV² हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि जो CV है, यहाँ से देखें, जो CV है वो यहाँ पे वैल्यू यदि रखते हैं Q तो Q हो जाएगा और V छूट जाएगा, यानी U बराबर हो जाएगा आपका 1/2, U बराबर 1/2 QV, जहाँ V क्या है, विभवांतर है, और Q क्या है, आवेश हो गया, और U उसका क्या है, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा है। और हमें यही बस पढ़ना है, इसका डेरिवेशन मतलब वो निकालना नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि हमको यहीं तक ही पढ़ना और यहीं तक आपके सिलेबस में है। अब इस पर आगे जो सवाल पूछेगा स्थितिज ऊर्जा संधारित्र की निकालने के लिए, तो आप इसी का इस्तेमाल करके निकालेंगे, ठीक है। तो नोट कर लेंगे इसे।